नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। अजहर मजहर और मुक्ता युक्ता जो है, ये दोनों लोग पहले से वेटिंग में हो तो थैंक यू। जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाइए। और आज की इस क्लास से हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज का जो कोर्स है, जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं सिलेबस, उस सिलेबस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट है, आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। और ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है फॉर जीएसओ कोर्स। और इसी में अगर यहाँ पे आप यूजीसी नेट जेआरएफ अगर लिख देंगे तो यही लिंक हो जाएगा आपके जो पॉपुलेशन स्टडीज के लिए जो कोर्स बनाया गया है, जो चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वो उसके लिए जो है यहाँ पे आपका ये लिंक हो जाएगा। ठीक है। किसी समस्या की स्थिति में इस नंबर पे कॉल किया जा सकता है, संपर्क रखा जा सकता है। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक, और L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, तो इस लोगो के साथ आपको एक ऐप मिलेगा जिसपे रजिस्टर करके हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी का, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, या फिर यूजीसी नेट में जो चल रहे हैं कोर्सेज पॉपुलेशन स्टडीज के, और जीएसओ के लिए जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जो हमारा कोर्स चल रहा है जीएसओ 2025 के लिए, उसमें और उससे संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारे 2024 बैच के जीएसओ लोग हैं जो सिलेक्ट हुए थे। टोटल 19 लोग सिलेक्ट हुए थे। हालांकि ये यूजीसी की क्लास है तो यूजीसी वालों को लगाना चाहिए था। 4 लोग यूजीसी में सिलेक्टेड हैं, जिनकी 3 की फोटो लगी हुई है, जो पीडीएफ दिया गया है आप लोगों को। और इसमें ये 19 लोग सिलेक्ट हुए थे, 12 लोगों की फोटो लगी हुई है, क्योंकि कुछ लोग फोटो नहीं लगवाना चाहते थे तो उनकी फोटो नहीं लगी हुई है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हम यहाँ पे जो हम लोग हल करेंगे, ये आज पहली यूनिट का जो हमारा सिलेबस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सिलेबस पढ़े हुए हैं पॉपुलेशन स्टडीज के पेड कोर्स में, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। एक क्लास अभी होगी और एक क्लास जो है इसी से रिलेटेड जो है कल दोपहर में 12 बजे के आसपास होगी। उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा आप लोगों की जो क्लास रहेगी उसमें। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पॉपुलेशन स्टडीज इज प्राइमरली अ ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन, मतलब जनसंख्या अध्ययन मुख्यतः किस विषय की शाखा है। ठीक है। तो किस विषय की शाखा है, इसको देखने के लिए हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि जो भी हम डेमोग्राफी पढ़ते हैं, पहले जो हम डेमोग्राफी पढ़ते थे, वो सोशल साइंस एक तरीके से कहा जाए, सोशल साइंस की एक शाखा थी। फिर उसी के साथ डेमोग्राफी आगे बढ़ते बढ़ते पॉपुलेशन स्टडीज के रूप में कन्वर्ट हो गया, और ये एक सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है, इसकी एक शाखा यहाँ शाखा के रूप में डेवलप हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड एज हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी। फादर ऑफ डेमोग्राफी यहाँ पर देखेंगे तो फादर ऑफ जो डेमोग्राफी है, इनको यहाँ पर देखा जाएगा तो जो हमारे पास यहाँ पे थॉमस माल्थस हैं, सॉरी, थॉमस जो माल्थस हैं, ये यहाँ पे जो डेमोग्राफी के जो फादर हैं, ये कंसीडर किए जाते हैं। और इसके साथ अगर देखेंगे तो जो हमारे पास डोरमंट करके एक जो स्टेटिशियन है, वो फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कंसीडर किए जाते हैं। 2024 वाले में यूजीसी के 2024 वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि पॉपुलेशन स्टडीज इमर्जेस ओरिजिनली फ्रॉम विच फील्ड, मतलब जनसंख्या अध्ययन मूल रूप से किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। जो भी लोग लाइव हैं, 4-5 लोग जो भी लाइव हैं, इसमें यहाँ पे आंसर देते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जनसंख्या अध्ययन, ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट हम कहानी बता रहे थे कि इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो कोर्स था, ये सबसे पहले डेमोग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक टॉपिक के रूप में आया था, और एक टॉपिक के रूप में कन्वर्ट होते होते धीरे धीरे ये सोशल साइंस का एक पार्ट हुआ, फिर आगे चल के ये पॉपुलेशन स्टडीज के रूप में एक सब्जेक्ट के रूप में बना, और जिसमें हम आप लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं। ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? डेमोग्राफी से।
अगला क्वेश्चन है कि विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंजेस। इसमें कौन सा जो है जो फैक्टर हमारे पास है पॉपुलेशन चेंजेस को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो हमारे पास जो डायरेक्टली अगर देखेंगे तो किसी भी एरिया की, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एरिया है, मान लीजिए हमारा प्रयागराज ही है, अगर ये हमारा प्रयागराज है तो इसमें जो भी यहाँ पे बर्थ होगा, जो भी डेथ होगी, मतलब जो इनकमिंग आउटगोइंग होगी या जो माइग्रेशन होगा, ये पूरे पूरे प्रयागराज या पूरे पूरे जो हमारा क्षेत्र है, जो हम क्षेत्र कंसीडर कर रहे हैं, उस क्षेत्र को यहाँ पर एक तरीके से देखा जाएगा। तो इसकी जो मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, इसके माध्यम से कुछ ना कुछ इसमें प्लस माइनस चेंजेस होते रहेंगे। तो यहाँ पर डी जो एजुकेशन है, ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज एक्सटेंड्स टू। पॉपुलेशन स्टडीज का जो ये हमारा स्कोप है ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो ये हमें बताने के लिए यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा पॉपुलेशन स्टडीज का जो कोर्स सॉरी जो स्कोप है, ये हमारे देखेंगे तो ओनली सेंसस ऑपरेशन में नहीं होता है, सेंसस ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, और इसके बाद जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर इस तरीके से जो भी एग्रीकल्चर जहाँ पे भी मतलब एक तरीके से काउंटिंग का प्रोसेस चलता है, चाहे वो पॉलिसी फार्मूलेशन हो या अदर चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से होते हैं, या फिर इसका जब हम सिलेबस पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको एक बताया गया था कि जो हमारा यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, ये मेनली जो पॉपुलेशन डेटा का यूज होता है वो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए होता है। ठीक है, तो पब्लिक जो पॉलिसीज होती हैं और अर्बन प्लानिंग के रूप में इस डेटा का हम मेनली यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का मतलब एक कंपोनेंट नहीं है, मतलब किसके माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो पॉपुलेशन यहाँ पे चेंज या पॉपुलेशन चेंजेस जो है प्रभावित नहीं होते हैं। तो फर्टिलिटी से प्रभावित होता है, क्योंकि फर्टिलिटी जैसे बढ़ेगी पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मोर्टेलिटी से भी प्रभावित होता है, जैसे मोर्टेलिटी अगर बढ़ती है तो पॉपुलेशन हमारी घटती है। माइग्रेशन से भी प्लस माइनस होती है पॉपुलेशन। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्यूपेशन से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन से हमारा यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता पॉपुलेशन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सोशल साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटल नॉर्म्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी। तो यहाँ पर इसमें कह रहा कि कौन सा जो सामाजिक विज्ञान है जो प्रजनन को प्रभावित करने वाले सामाजिक मानदंडों को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना होता है, जो हमारे पास सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो नॉर्मली जो है हमारे पास यहाँ पे सोशियोलॉजी से इसको गवर्न किया जाता है। जियोग्राफी से हम जियोग्राफिकल लोकेशंस का अध्ययन करते हैं, जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स में पैसा कौड़ी की बातें होती है, साइकोलॉजी में एक तरीके से मनोविज्ञान होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास सामाजिक स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सोशियोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक स्टडीज इन पॉपुलेशन मेनली फोकस ऑन। तो जो हमारे पास इकोनॉमिक स्टडीज होती हैं, मतलब हमारे कहने का ये कि जो मतलब हमारे पास देखेंगे तो जनसंख्या में आर्थिक जो अध्ययन होता है, आर्थिक अध्ययन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास मतलब इन जीडीपी को एक तरीके से, या फिर जो हमारे पास पैसे से संबंधित, जो बजट से संबंधित चीजें होती हैं उनको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर इसी पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, अच्छा चलिए, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो लेबर फोर्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो जो होता है ये हमारे पास इसको प्रभावित करता है। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पीएलएफएस सर्वे होता है, एनएसएसओ के माध्यम से एक सर्वे कराया जाता है, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें बेरोजगारी और जो शिक्षा से संबंधित जो भी यहाँ पे मतलब एक मेनली जो बेरोजगारी से संबंधित सर्वे होता है। और इसकी जब भी रिपोर्ट आती है, हर 3 महीने में रिपोर्ट आती है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट रहती है उसके जो मेन फाइंडिंग्स हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अभी इसकी जो रिपोर्ट है ये जून में आई हुई है, और
इस रिपोर्ट को हम जब करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम कवर करेंगे कि इससे संबंधित यहाँ पे स्पेशली महिलाओं से, प्रेग्नेंट महिलाओं से, जो मतलब जो 14 ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उनसे संबंधित यहाँ पे मेन सर्वे होता है कि इनके जो है यहाँ पे जो बेरोजगारी है, मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, इसके सर्वे है। ठीक है, तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया है। अभी पिछले साल का ही जो जो जून वाला पेपर हुआ है, जून 2025 वाला, उसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, अब अगला जो है अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिसिप्लिन स्टडीज कल्चरल एस्पेक्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन बिहेवियर। कौन सा विषय जनसंख्या व्यवहार को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो ये अगर देखा जाए एक तरीके से, तो जो हमारे पास एक साइंस होता है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि इसको एक तरीके से मानव विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आदमी है उसके सांस्कृतिक पहलुओं का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी जो मतलब जेएसओ की क्लास है, जेएसओ वाले बैच की क्लास है, वो 10 बजे से होगी, 10:15 बजे के आसपास। ये यूजीसी की क्लास है, जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग मतलब जो भी हैं इसमें देख रहे हैं, तो कई लोग जो है मतलब ठीक है, जो भी आप लोग ज्वाइन किए हुए हो अभी आप लोग जो है मतलब ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जेएसओ बनने के बाद भी फाइनली जो है आप लोग रिसर्च या कुछ ना कुछ हायर स्टडीज में अगर जाना चाहते हो तो ये भी आपके काम की यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन जेएसओ वाली क्लास अभी जस्ट 10 बजे से, इसी क्लास के जस्ट बाद, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके जस्ट बाद ही ये शुरू हो जाएगी। अगला है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू। सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरीके से, इसको यहाँ पर देखेंगे तो प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो सामाजिक संरचना का अगर अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ भी, इसको सामाजिक संरचना का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप बताया जाता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में या फिर लोगों के बीच में, जो अलग अलग लोग, अलग अलग समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, किस नियम कानून के माध्यम से बंधे हुए हैं, कैसा वो उनका रहन सहन, कैसी उनकी दिनचर्या है, उस पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को सामाजिक स्ट्रक्चर या फिर सोशल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसकी बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, सामाजिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है। तो कास्ट एक पार्ट होता है, क्लास पार्ट होता है, इथनिसिटी जो पार्ट होता है। इथनिसिटी में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं इथनिसिटी में। जैसे देखेंगे तो जैसे दूसरे कंट्रीज की बातें करें, जैसे हम लोग भारत के लोगों को देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग जो है क्या होता है कि एवरेज लंबाई होती है, एवरेज फेयर कलर होता है। वहीं आप पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब लोगों को देखेंगे तो वहां पर उनका कलर कॉम्बिनेशन और ये बॉडी स्ट्रक्चर, इस तरीके की चीजें अलग हो जाती हैं। तो एक तरीके से मोटा मोटा अगर समझा जाए तो उनका जो जियोग्राफी के अनुसार जो चेंजेस होते हैं उसी को एक तरीके से एथनिसिटी कह दिया जाता है। ठीक है, तो एथनिसिटी भी यहाँ पे इसका पार्ट होता है, लेकिन टेम्परेचर इसका पार्ट नहीं होता। टेम्परेचर का क्या मतलब है यहाँ पर, टेम्परेचर इसका कोई पार्ट नहीं होता। ये सोशल स्ट्रक्चर का जो पार्ट नहीं होता है पूछा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर होगा। ठीक है, कल्चर इंक्लूड्स। अगला क्वेश्चन है, कल्चर जो है हमारा वो इंक्लूड करता है क्या। तो कल्चर जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो जो भी, जैसे एक हमारा कोई एरिया है, इस एरिया में बहुत से अधिक समुदाय के लोग इसमें यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, लेकिन उनमें देखेंगे तो जियोग्राफी के अनुसार एक कॉमन चेंजेस हो जाते हैं। कॉमन चेंजेस का मतलब क्या, सॉरी, कॉमन नियम कानून हो जाते हैं। तो वही जो कॉमन नियम कानून होते हैं उसी को हम कहते हैं यहाँ पर कल्चर। और कल्चर क्या होता है, इसी को हम कहते हैं शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज जो होती हैं, इसी को हम यहाँ पर कल्चर के रूप में यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ पर आप लोग जल्दी से बताइए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर बताइए कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और अर्बनाइजेशन, ये सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये फैमिली जो होती है इसको एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में माना जाता है। ठीक है, कहते नहीं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, फैमिली है। अगला है फैमिली इज कंसीडर्ड एज, फैमिली इज कंसीडर्ड एज, किस तरीके से फैमिली को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखेंगे तो फैमिली को हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में कंसीडर होता है, जिसको प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल प्रोसेस और इकोनॉमिक यूनिटी ये सब नहीं होता है, ये एक तरीके से सामाजिक जो मतलब हमारे पास देखेंगे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसी उसी में हम यहाँ पे फैमिली को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन। ध्यान में रखिएगा, पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, तो बच्चे और उनके जो माता पिता हैं, ये जब हमारे पास एक साथ मिलके जो फैमिली बनाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली जिसमें उनके माता सॉरी माँ बाप और उनके बच्चे शामिल होते हैं। अगर उसमें दादा दादी चाचा और ये सारी चीजें शामिल हो जाएं तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ये ज्वाइंट फैमिली है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा रिश्ता और बढ़ जाए मतलब 2-3 पीढ़ी ऊपर चला जाए तो उस तरीके से हम उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स बियॉन्ड पेरेंट एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा परिवार है जो माता पिता और बच्चों से आगे के रिश्तों को भी यहाँ पे शामिल करता है। तो जस्ट अभी हम बता रहे हैं क्या कि न्यूक्लियर फैमिली में तो होता है एक तरीके से कहा जाए, हाँ न्यूक्लियर फैमिली में अगर देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर मतलब माता पिता और बच्चे होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि दादा दादी नाना नानी सॉरी दादा दादी या चाचा वगैरह शामिल हो जाते हैं। अगर उससे आगे यहाँ पे कह रहा है कि बियॉन्ड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो उस केस में हम इसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में कंसीडर करते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो मतलब आंसर देते रहें तो इससे पता चलता रहेगा, गलत हो सही हो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आपका आंसर गलत हो रहा सही हो रहा उतना इशू नहीं है। इससे ये आपको पता चलेगा कि आप जो आंसर दे रहे हो किस किस हद तक आपकी पढ़ाई हुई है, किस हद तक आपने जो है मतलब उसको चीज़ों को समझा हुआ है। अगर आपके आंसर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कोशिश करिए कि इससे अच्छा जो है आपका प्रयास रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, एक आदमी और एक महिला का अगर यहाँ पे विवाह हो तो उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मोनोगैमी है। पोलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, इस तरीके से इसमें क्या होता है, पॉलीएंड्री में क्या होता है कि बहुत सारे विवाह होते हैं। पॉलीएंड्री, हाँ पॉलीगैमी, पॉलीगैमी में क्या होता है कई विवाह होते हैं। पॉलीएंड्री में एक तरीके से देखा जाए तो कई मतलब पति होते हैं। ठीक है, चलिए अभी आएगा आगे, ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें, हर एक जो टॉपिक है या हर एक जो यहाँ पे शब्द लिया गया है, जो वर्ड लिया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे मैरिज वेयर वन मैन हैज सेवरल वाइफ्स, एक आदमी के पास कई पत्नियां हों, तो बहुपति प्रथा यहाँ पे सॉरी बहुपत्नी प्रथा इसको कहते हैं। और बहुपत्नी प्रथा को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो एक तरीके से क्या कहा जाएगा, पॉलीगाइनी। ठीक है, पॉलीगाइनी, ध्यान दीजिएगा पॉली एंड्री में क्या होता है कई पति होते हैं एक महिला के। ठीक है, और यहाँ पे पॉलीगाइनी में क्या होता है कई पत्नियां होती है। मोनो में क्या होता है सिंगल होता है, बाई में दो होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा सा मोबाइल में हम इसको ओपन कर लें, कारण ये है कि इसका कमेंट थोड़ा सा दिख नहीं रहा ढंग से। चलिए किनशिप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस इज कॉल्ड,
तो यहाँ पे किनशिप जो बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन की बातें यहाँ पे किया जा रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे इनको क्या कहा जाएगा, इसको हमें देखना है। इसको कसेंजुअस या जीनियस, जो भी इसको पढ़िए आप यहाँ पे, थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए कि मतलब इसको जो कजिन्स होते हैं या फिर जो एक दूसरे से ब्लड रिलेटिव होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ पे ब्लड रिलेशन के बीच में यहाँ पे जो बनता है, इसको कंसेग्युइनियस या एक तरीके से रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किनशिप थ्रू मैरिज। मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप बनता है, मतलब जो मतलब मान लीजिए एक मेल एक फीमेल शादी करते हैं, अब तो मेल मेल फीमेल फीमेल भी करने लगे हैं, तो मेल फीमेल की अगर शादी हो रही है तो उस केस में अगर देखेंगे आगे, तो जो महिला का लड़के के जो परिवार है या लड़के का जो महिला का जो परिवार है, उसमें जो रिलेशनशिप बनता है, जो एक तरीके से जो नए रिश्ते जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको एफिनल कहा जाता है। ठीक है, कंसेजुअस यहाँ पे, यहाँ अभी जस्ट हम बात किए हैं ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके बीच का यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसको एफिनल जो है हम यहाँ पे रिलेशनशिप बोलते हैं। अगला है यहाँ पे कि रिलीजन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन स्टडीज मेनली थ्रू, मतलब यहाँ पे जो रिलीजन होता है वो किस तरीके से यहाँ पर इनको प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत से अलग अलग धर्म हैं जिसमें अलग अलग उनके बर्थ और मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके माध्यम से ये इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, नहीं सी नहीं भाई, सी नहीं, एक मिनट, इसमें जो रिलेशनशिप होगा, एक सेकंड यार मोबाइल भी नहीं चार्ज है, तो इसमें अगर जो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मैरिज पैटर्न होता है, कई समुदाय देखेंगे, जैसे पुराने में अभी तो मान लो हिंदू धर्म में ही पहले देखेंगे तो पहले पुराने राजा महाराजाओं के पास देखेंगे तो कई कई पत्नियां होती थी। इस्लाम में भी देखेंगे तो कई पत्नियां होती थी। इस तरीके से मतलब अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग उनके पास इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी। फिर पुराने लोगों में देखेंगे तो भारत हिंदू धर्म में भी देखेंगे तो कई कई बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस जो होती थी उनका अभाव होता था। आज के अभी अपने ही जो हम ही लोग हैं, अपने माता पिता या दादा दादी को देखेंगे तो वो 2 4 5 भाई बहन रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पे ये जो धर्म होता है या मतलब वो इसको प्रभावित करता है। फिर उसके साथ साथ जियोग्राफी भी कई कई बार इसको प्रभावित करती है। जैसे भारत की जियोग्राफी एक गर्म मतलब क्षेत्र में आती है, और वहीं देखेंगे यूरोपीय कंट्री जो हैं उनकी जियोग्राफी कुछ ठंडे प्रदेशों वाली है। तो इस तरीके से गर्म जो जलवायु है वहाँ पे भी जो है बच्चे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रिलीजन अकेले ही नहीं, जियोग्राफी भी इन चीज़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मेजर फंक्शन ऑफ रिलीजन। रिलीजन में यहाँ पे कौन सा जो है मेन यहाँ पे फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो रिलीजन में यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे मेन रिलेशनशिप है या जो मेन हमारे पास रीजन है, उसमें यहाँ पर देखेंगे तो सोशल जो क्वेश्चन है, ये एक तरीके से कहा जाए सामाजिक जो ताना बाना है एक तरीके से, ये यहाँ पर हमारे पास मेजर पार्ट होता है रिलीजन का। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से जलवायु है उस तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे भारत में ही अगर देखा जाए, भारत में ही अगर देखा जाए, अगर भारत का नक्शा हम हालांकि हम लोग बना नहीं पाते हैं, मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा ही है भारत, बहुत गंदा बना हुआ है। भारत सरकार देखेगी तो हमें कहेगी कि मतलब तुम कैसे आदमी हो, मान लीजिए। ठीक है, ये भारत है। इसमें इसमें देखेंगे तो एक लाइन जो हमारे पास अगर यहाँ पर देखा जाए, ये इस तरीके से कुछ गुजरात के मतलब कच्छ वाला जो एरिया है और यहाँ से कोलकाता के आसपास का, इसमें देखेंगे तो जो भारत में मंदिर शैली है, यहाँ पे देखेंगे तो द्रविडियन शैली है। फिर कहीं कहीं पर देखेंगे तो नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली में क्या होता है कि यहाँ पर एक मंदिर बना होता है, और मंदिर ही बना होता है, उसमें मेनली बहुत बहुत कुछ नहीं बना होता, उसके आसपास का एरिया एक चौड़े ऊंचे टीले पे जो है मंदिर बना दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है नागर शैली है। द्रविडियन जो शैली होती है, द्रविड़ शैली, जो साउथ में जो मंदिर बनते हैं, वहां पर एक मंदिर होता है, इसके आसपास एक तालाब होता है। फिर ये पूरा जो प्रांगण है ये एक बाउंड्री से
एक मतलब चार दीवारी से, बाउंड्री से घिरा होता है, ठीक है। और यहीं पे जो मिडिल वाले एरिया है, इसमें देखेंगे तो दोनों जो है इसमें इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेजर फंक्शन जो रिलीजन का होता है, यहाँ पे सोशल जो कोहेजन है, मतलब ये किस जियोग्राफी में रह रहे हैं, किस टाइप के लोग वहां रह रहे हैं, कितनी उनकी जो ज्योग्राफी है, जो इन्वायरमेंट है, उसको समझ है। इनके इधर के देवी देवता देखेंगे तो इनके हाथों में ज्यादातर तीर धनुष या इस टाइप की तलवार या भाला है। और इधर के लोगों में देखेंगे तो एक मोटी चौड़ी सी जो है तलवार देखेंगे, जो नारियल काटने वाली है। साउथ की मूवियों में अक्सर देखिए, जो ऐसे पैराबोलिक जो तलवार होती है, जो साउथ से जुड़े हुए लोग होंगे इसमें, केरल वगैरह से कई लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, तो वो लोग यहाँ पे बता पाएंगे अच्छे से कि यहाँ पर इस किस तरीके से यहाँ पे मतलब जो मंदिर है, क्योंकि अभी साउथ घूमने का मौका भी मिला नहीं हमें, गया हूँ लेकिन मतलब बहुत ही कम। तो उसमें उधर देखेंगे तो उधर के मंदिरों में जो देवी देवता होते हैं, वो देखेंगे तो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं। फिर उस तरीके से मतलब ज्योग्राफी के अनुसार जो है ये धर्म भी परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से इस्लाम में देखेंगे तो जो सऊदी अरब वाला एरिया है या जो भारत वाला एरिया है, इसमें देखेंगे तो काफी जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे आदमी हो या पूरा फीमेल, जो पूरा मतलब पूरा पूरा जो है बॉडी ढकते हैं। कारण ये है कि उनके यहाँ बालू वगैरह के जो एरियाज हैं, जो मतलब रेगिस्तानी एरियाज हैं, वहाँ पर देखेंगे तो जो बालू वगैरह उड़ती रहती है, जिसके कारण जो है पूरी शरीर में उनकी धूल मिट्टी पड़ती है रहती है, तो इसलिए पूरी बॉडी ढके रहते हैं। तो उनके मतलब उनका मतलब वो कल्चर है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल कोहेजन जो है ये यहाँ पे इससे ये फंक्शन होता है। मोरल गाइडेंस जो होता है ये भी फंक्शन होता है। अलग अलग उसमें जो धर्म है उसमें अलग अलग देवी देवता है, उनकी दंत कथाएं होती हैं, तो ये मोरल गाइडेंस होता है। फिर साइकोलॉजिकल कंफर्ट, ये भी साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी इसी का पार्ट होता है। और फिर इसके बाद इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 का डी, ठीक है। सोशल चेंजेस रिफर्स टू, सोशल चेंजेस जो हैं ये रिफर्स क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल चेंजेस क्या रिफर कर रहे हैं इसको हमें देखना है। तो आप इसको जल्दी से बताइएगा, ठीक है। हाँ, अभी जाके मोबाइल ऑन हुआ है इतनी देर में। चलिए, मजहर, ठीक है, 22 का डी। और डिस्ट्रॉयर, यार खतरनाक नाम रखे हो, क्या बात है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चलिए। सोशल चेंजेस यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन एक तरीके से देखा जाए। इसमें इसका आंसर दीजिए जल्दी से, मजहर और डिस्ट्रॉयर जो भी है आप। तो इसमें इसमें देखेंगे तो चेंजेस इन जो यहाँ पे चेंजेस होते हैं, ये सोशल स्ट्रक्चर और वैल्यूज में जो भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इसको हम कहते हैं ये सोशल चेंजेस हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंजेस को ही हम केवल यहाँ पे सोशल चेंजेस नहीं कहते हैं, हालांकि होता ये भी है। लेकिन जो अच्छा, सबसे अच्छा विकल्प है वो यहाँ पे चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज की अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पे सोशल चेंजेस कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉयर जी, नाम लिखा करो यार, डिस्ट्रॉयर वैसा लगता है जैसे भारतीय जो सेना है, नेवी है, उसके डिस्ट्रॉयर, और इस तरीके से आपने नाम रखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काज ऑफ सोशल चेंजेस। जो सोशल चेंजेस है उसका एक काज क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब जो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काज ऑफ सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस का जो मतलब यहाँ पे कारण क्या है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिलीजियस कंट्रोल, नेचुरल डिजास्टर के माध्यम से यहाँ पे जो सोशल चेंजेस होते हैं उसका कारण नहीं बनता है ये। लेकिन रिलीजियस कंट्रोल भी यहाँ पर एक तरीके से इसको कहा जाए तो यहाँ पे सोशल चेंजेस कारण नहीं बनते। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे इसका अच्छा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की आप बात करते हैं तो वहां पर जो हल होते थे वो लकड़ी वगैरह के होते थे, या फिर जब लोहे का पाषाण काल वगैरह की अगर बात की जाए तो उसमें मिट्टी से, पत्थर से बने हुए ज्यादातर हथियारों का यूज किया जाता था, लकड़ी से बने हुई चीजों का यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, धातुओं में लोहे और तांबे की जब खोज हुई, तो उसके बाद एग्रीकल्चर वहां पर तेजी से बढ़ा। फिर उसी तरीके से आज के 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले देखेंगे तो लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, नॉर्मली मोबाइल नहीं हुआ करता था। 2000
9-10 के आसपास से जो है इसकी शुरुआत हुई है, जो ब्रॉड स्तर पे शुरुआत हुई है। तो उसमें देखेंगे, और आज हर आदमी जो है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है रील बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए जो है मास्टरों के व्यू कम जा रहे हैं, हम लोगों के व्यू कम जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। अगर यही मास्टर अभी हम लोग नाच नाच के पढ़ाते, शायद व्यू अच्छा जाता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है यहाँ पे, ये जो है सामाजिक चेंजेस को परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन लीड्स टू मतलब अर्बनाइजेशन के माध्यम से क्या जो है यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अर्बनाइजेशन जो होता है यहाँ पर इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन, नहीं, अर्बनाइजेशन से रूरल पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। फिर उसके बाद चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड माइग्रेशन, तो लाइफ स्टाइल और माइग्रेशन, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट, नहीं, इसमें शहरों में तो रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है या वो थोड़ा सा गांव की तुलना में ज़्यादा होता है। डिक्रीज इन लिटरेसी, नहीं, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखेंगे तो चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड माइग्रेशन यहाँ पे अर्बनाइजेशन का एक कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट इज एसोसिएटेड विथ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का अगर देखेंगे यहाँ पे एक्ट कब आया था, तो ये 2009 में आया था। ठीक है, 2009 में। उस समय एक गाना रेडियो पे अक्सर बजता था, स्कूल चले हम। ठीक है, स्कूल चले हम बहुत ही गाना पॉपुलर हुआ करता था। आज तो आजकल गाड़ियों में जो शहर की गाड़ियां, उसमें गाड़ी वाला या कचरा उठाओ, ये भी जो गाना है ये चलता है। लेकिन उस समय स्कूल चले हम अभियान जो है ये शुरू हुआ था राइट टू एजुकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस के यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे क्राइम पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, निगेटिव होता है। पॉल्यूशन भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। सोशल इनइक्वालिटी भी निगेटिव होता है। और जेंडर इक्वालिटी जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब ऑफ इंडिया। भारत की ट्राइब यहाँ पे कौन सी नहीं है। तो गोंड, संथाल और भील ये है। इनमें जो लिखा है यहाँ पे, ये भारत की ट्राइब नहीं है। ठीक है, एक बार गूगल कर लीजिएगा ये कहाँ की है। क्वेश्चन डालते समय हमने भी नहीं इसको चेक किया था। ठीक है, भारत की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, इसमें ये अगला जो क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन जो हम पहला जब क्लास पढ़ा रहे थे उसमें एक गलती हो गई थी। उसमें यहाँ पे हमने जो मतलब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चनायर दिया हुआ था, या फिर जो हमने उसमें नोट्स दी हुई है, तो उस नोट्स में हमने यहाँ पर क्या किया था कि भील को टिक कर दिया था। मतलब भील को वहां पे लिख दिया था इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइब है। ये वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और वो हमने मतलब जल्दी जल्दी में एक्चुअली नोट्स बनी, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ गलती हुई थी। तो यहाँ पे भील नहीं है। भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है वो गोंड है। और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट जो ट्राइब है, एक चीज मजहर वहां पे जाके भाई चेंज कर लेना। ठीक है, जो पहली यूनिट की जो क्लास हुई है उसमें भारत में जो पॉपुलेशन 2011 की हम बात करें, तो उसके अनुसार भारत में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है और भील दूसरे स्थान पे है, ये सेकंड स्थान पे है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट जो है हमारे पास ये गोंड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय नागाज। नागा जनजातियों द्वारा कौन सा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल महोत्सव होता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया भी होती है, लंबी चोंच वाली एक चिड़िया होती है, जिसमें वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर उस चिड़िया को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ये नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अगला है कि जो खासी ट्राइब फॉलोज विच सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब खासी जनजाति किस उत्तराधिकार प्रणाली का पालन करती है। तो यहाँ पे आपको बताया था कि जो मेघालय में 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियां भी हैं, और उन्हीं के नाम पे गारो, खासी, जयंतिया 3 जो है ट्राइबल मतलब एक तरीके से समूह भी है। ठीक है, और तीनों में ये प्रचलन है कि ये मैट्रिलिनियल
मैट्रिलिनियल जो यहाँ पे समुदाय है जिसको मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, जहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो महिला के घर की बड़ी बेटी के नाम पे होते हैं, या ज्यादातर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं महिलाओं के नाम पे होते हैं। और वहाँ पर शादी में, ध्यान में रखना लड़के लोग अच्छे से सुन लो इसको, कि वहाँ पर शादी में महिलाओं की विदाई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लोग पैदा हुए होंगे या कोई भी वहाँ का होगा तो वो रोने के लिए तैयार रहेगा शादी में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है मैट्रीलिनियल जो एक परंपरा है, जो मातृसत्तात्मक समाज है, उसका यहाँ पे पालन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बाकी भारत में लड़का पैदा होने पे कई कई यूपी में तो हमारे सोहर गाया जाता है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं, या फिर और भी इंजॉयमेंट के जो भी साधन होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास जनजातियां हैं, जो मातृसत्तात्मक समाज है, उसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये लड़की के पैदा होने पर वो 100 पेड़, 50 पेड़, 10 पेड़, इस तरीके से वो पेड़ लगाने का काम करते हैं, जिससे एनवायरमेंट और बाकी चीजें जो है सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, अगला है झूम कल्टीवेशन इज ए प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइब ऑफ। झूम खेती किन जनजातियों द्वारा यहाँ पे एक तरीके से की जाती है झूम खेती। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब हैं इनके माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती में यहाँ पे करते क्या है लोग कि पहली एक जगह जंगल में जाएंगे और जंगल के उस एरिया को काट देंगे, पूरी तरह यहाँ पे जितने पेड़ हैं सब काट दिए जाएंगे और उसमें आग लगा दी जाएगी। फिर वहां पे आग लगाने के बाद इसको खेत मतलब जो प्लॉट यहाँ पे तैयार हुआ है इसको समतल करेंगे और इसमें खेती करेंगे। फिर एक निश्चित समय बाद जब इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है कम हो जाएगी तो दूसरी जगह जाएंगे, सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इसको झूम कृषि कहा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट की कुछ ट्राइब्स हैं, हालांकि अब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को, जंगलों को बहुत लॉस होता था, तो इस तरीके से इस पे जो है बैन लगाया गया है। लेकिन अभी कई जनजातियां हैं जो इसको करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है तो विच एक्ट प्रोवाइड्स लैंड राइट्स टू ट्राइबल पीपुल। ट्राइबल पीपुल को यहाँ पर कौन सा जो एक्ट है वो जिसके माध्यम से उनको प्रॉपर्टी राइट्स या एक तरीके से अपनी जमीन की रक्षा करने का अधिकार यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। इसके माध्यम से जनजाति जो समूह हैं उनको यहाँ पर कहा गया कि आप अपने जमीन की, आप अपने संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, और जंगल एरिया में जाके जो वहाँ पे उसके आउटपुट होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे महुआ हो गया, जामुन हो गया, इस तरीके से आम वगैरह के जो पेड़ होते हैं उनसे जो फल हैं वो आप जो है वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द एकलव्य मॉडल स्कूल आर मीन्ड फॉर। मतलब जो एकलव्य मॉडल स्कूल है ये किसके लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं। ये ट्राइबल स्टूडेंट के लिए ये यहाँ पे हर एक ट्राइबल एरिया में, ट्राइबल एरिया के हर एक गांव में, हर एक गांव के लिए यहाँ पर वो मतलब प्रावधान किया गया था कि एकलव्य स्कूल यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज फेमस फॉर संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब देखेंगे तो जो संथाल, जो हमारे पास मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, एक ये जो चार भाषाएं हैं इनको देखेंगे तो ये भारत में जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल हैं। तो संथाल जो समूह है संथाली भाषा बोलता है, और इनकी जो जो पॉपुलेशन है ये नॉर्मली झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, भील ट्राइब फेमस किसके लिए है। तो भील ट्राइब के लिए जब हमने आप एक चार्ट बना के दिया था तो उस चार्ट में देखेंगे तो भील ट्राइब जो यहाँ पे पेंटिंग और आर्चरी के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है भील ट्राइब। और ये एक तरीके से कहा जाए तो लड़ाकू समुदाय हुआ करता था, और ये महाराणा प्रताप की सेना में काफी जो है उनका भीलों ने साथ दिया था, और कई बार जो है मतलब युद्धों में उनका साथ दिया था। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि कई बार मुगलों के खिलाफ लड़े हैं भारत में, कई बार मुगलों के साथ लड़े हैं। तो ये जो है मतलब ये अलग अलग उनकी जो परिस्थितियां थी इस तरीके से थी। लेकिन यहाँ पे जो भील समुदाय है पेंटिंग और आर्चरी के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब इज फाउंड इन। तो टोडा ट्राइब को अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारी टोडा जनजाति है ये नॉर्मली जो है हमारे पास तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ट्राइबल फेस्टिवल वर्शिप्स साल ट्री। साल ट्री की यहाँ पे कौन सा जो ट्राइबल समूह है जो पूजा करता है, तो ये सरहुल होता है। सरहुल, सर का मतलब होता है साल ट्री, और हुल उनका जो होता है पूजा करना, इसका मतलब ही होता है। और एक अभी एक बच्ची ने जो मैसेज किया था हमें, उनको हम बता दें कि सरहुल, उस लड़की ने मतलब उस बच्ची ने हमें मैसेज किया था कि सर सरहुल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो झारखंड उड़ीसा का उरांव वाला एरिया है, एक तरीके से वहीं पे ये जनजाति पाई जाती है, और ये इनके माध्यम से सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। उस बच्ची ने को कंफ्यूजन ये था कि सरहुल एक कोई स्थान बता रहे थे बिहार में है, तो सरहुल बिहार में स्थान है या नहीं इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सरहुल जो एक जनजाति है उसके द्वारा जो महोत्सव मनाया जाता है वो साल ट्री की पूजा का एक महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भगोरिया। ठीक है, भगोरिया फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे जो भगोरिया जो हमारे पास देखेंगे, यहाँ पे जो भील ट्राइब है वो हमारे पास यहाँ पे भगोरिया जो मतलब एक त्योहार है उसको मनाया जाता है भील ट्राइब द्वारा। ठीक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है भारत में। वन धन योजना एम्स टू प्रमोट। वन धन योजना मतलब यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे लाई गई थी, तो देखेंगे जो ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि भारत में अभी प्रधानमंत्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, वो यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए जितनी भी योजनाएं उनकी थी वो एक तरीके से कहा जाए तो वो इंटरप्रेन्योरशिप पर थी। तो ये जो जनजाति थी वंधन योजना, इसके माध्यम से जो ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच सर्वे सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइड्स फर्टिलिटी एंड हेल्थ डेटा। फर्टिलिटी एंड हेल्थ डेटा ये किसको किसके माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एनएफएचएस का डेटा होता है। एनएफएचएस 5 तक की रिपोर्ट आई है, अभी 6 की उम्मीद है आ जाएगी जल्दी ही, लेकिन अभी आपके एग्जाम तक उम्मीद कम ही है। ठीक है, अगर आ जाती है तो उसी को पढ़ाया जाएगा, नहीं तो हम फिर से जो करंट अफेयर वाला टॉपिक आएगा तो उसमें हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, नितिन जी अभी जेएसओ की क्लास जो है इस क्लास के बाद होगी 10 बजे से, 10:15 को क्लास लगी हुई है, तो क्लास जो है जेएसओ वाली जस्ट इसके क्लास के बाद होगी। अभी इसमें 41 क्वेश्चन है, अभी 50 तक इसमें पहुंच जाए, 50 तक क्वेश्चन आप भी इसको देख सकते हो अगर नेट जेआरएफ एग्जाम देना है तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, अभी 5-6 क्वेश्चन है, इसके बाद जो हम जेएसओ की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन। तो भारत में जो पहली मॉडर्न सेंसस है वो कब जो है यहाँ पे आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे 1972 से जो है भारत की पहली जो है यहाँ पे जनगणना स्टार्ट हुई थी, और इसी के बाद से यहाँ पे भारत में एक जो है मतलब जनगणना का कार्यक्रम होता है ये यहाँ पे शुरू किया गया था। फिर उसके बाद द 2011 सेंसस वाज द सेंसस ऑफ इंडिया। तो भारत में जो 2011 की जो सेंसस है इसको अगर देखेंगे तो ये भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जो है यहाँ पे जनगणना थी। ठीक है, जनगणना 2011 पढ़ाया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, वो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा जीसी सेक्शन के लिए नितिन ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्लास अब 9 बजे के ही आसपास रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट ए मॉडर्न सेंसस वाज। तो भारत सॉरी विश्व में ऐसा कौन सा देश था जो मतलब सबसे पहले एक तरीके से कहा जाए कि जो मॉडर्न सेंसस है उसको कंडक्ट किया था, ये स्वीडन था। ठीक है, स्वीडन ने यहाँ पे जो है मतलब मॉडर्न सेंसस कंडक्ट की थी सबसे पहले। फिर इसके बाद वाइटल स्टेटिस्टिक्स मेनली डील्स विथ, वाइटल स्टेटिस्टिक्स जो होता है बर्थ डेथ मैरिज इस तरीके की चीजों को यहाँ पर ये डील करता है। ठीक है, अब इसके बाद द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया प्रोवाइड्स। तो भारत में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा नहीं प्रोवाइड करता ये, एग्रीकल्चर डेटा नहीं, सेंसस डेटा नहीं, ये वाइटल रेट्स लाइक बर्थ और डेथ रेट यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है भारत में। ठीक है, हाँ मजहर, ठीक है ठीक है।
विपल इंडेक्स इज यूज टू मेजर। तो विपल जो इंडेक्स होता है इसको यहाँ पे फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मोर्टेलिटी के लिए यहाँ पे यूज नहीं होता, एज हीपिंग के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और इसको जो है एज हीपिंग के लिए दो ही इंडेक्सेस आपको बताए गए थे, जल्दी से कमेंट करिए, एक विपल था और दूसरा कौन सा था। चंद्रशेखर डेमिंग फार्मूला इज रिलेटेड टू। तो चंद्रशेखर जो डेमिंग फार्मूला है ये किससे रिलेटेड था, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ वाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पर चंद्रशेखर डेमिंग का फार्मूला यूज हुआ था, फर्टिलिटी एस्टिमेशन के लिए नहीं, यहाँ पे एज स्मूथिंग या फिर माइग्रेशन के लिए यहाँ पे इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डेटा अप्रेजल। डेटा अप्रेजल का कौन सा यहाँ पे एक कंपोनेंट है, तो इसको यहाँ पर बताएंगे जल्दी से आप लोग। ठीक है, तो कंपोनेंट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मूल्यांकन का घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डेटा अप्रेजल। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं, सैम्पलिंग नहीं, फील्ड सर्वे नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ एज डेटा। ठीक है, जो हमारे पास कंपोनेंट होता है, जो ये जो अप्रेज एक तरीके से किया जाता है, कंपोनेंट ऑफ डेटा अप्रेजल, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ एज डेटा यहाँ पे होता है। फिर मेयर्स इंडेक्स इज यूज्ड फॉर, अच्छा मेयर्स इंडेक्स आ गया एज हीपिंग के लिए यहाँ पे, या एज प्रेफरेंसेस के लिए यहाँ पर देखेंगे तो इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, ये नंबर किसी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में, जस्ट इसके बाद जेएसओ की क्लास स्टार्ट होगी। और कल दिन में आप लोगों की भी क्लास रहेगी, संभवतः 11-12 बजे के आसपास, वो टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। और जीएसओ के लिए, जो जीएसओ मतलब बैच वाले हैं, उनके लिए कल दिन में 2 प्रैक्टिस सेट रहेगा, और पॉपुलेशन स्टडीज वालों के लिए 1 प्रैक्टिस सेट दिन में होने वाला है कल। ठीक है, हाँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो प्रैक्टिस सेट है वो कम्प्लीटली बन नहीं पाया था पॉपुलेशन स्टडीज़ का, नहीं तो हमने सोचा था कि कोशिश ये करेंगे कि अगले संडे से जस्ट जो हम कोशिश करने वाले हैं कि 3 से 4, मतलब उम्मीद है कि 3 प्रैक्टिस सेट जीएसओ के लिए मिनिमम, और 3 प्रैक्टिस सेट पॉपुलेशन स्टडीज़ वालों के लिए सैटरडे इवनिंग में और संडे को दिन में। ठीक है, तो इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, अगर कोशिश करेंगे, अगर फ्री रहे तो सैटरडे को दिन में भी रख लेंगे, एक सैटरडे शाम को, एक संडे को सुबह या दिन में, क्योंकि उसके बाद फिर से हमें अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए रवाना होना होता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर। ठीक है, चलिए, और किसी कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो उसकी बात की जाए। मजहर, कोई आपको इशू, आप नेट क्वालिफाई हो, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस बार आपका जीआरएफ फाइनल हो। ठीक है, हाँ, आपके लिए आप स्पेशल जो है मतलब रहेगा कि आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, स्पेशली इसलिए कि आप जो है नेट क्वालिफाई हो, तो आपको कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस टाइप का डेटा, जिस टाइप की क्लास आप चाहते हैं, जो कन्फ्यूजन आपको हो वो आप बताइएगा, तो हर कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। हम चाहते हैं दिसंबर वाले एग्जाम में आपका जीआरएफ हो। ठीक है, चलिए। हाँ, जो भी लोग मतलब जेआरएफ हुए, सॉरी नेट हुए हैं पिछले 2000 जून वाले एग्जाम में, जून 2025 वाले एग्जाम में, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो है इस मतलब एग्जाम में, अगले आने वाले एग्जाम में वो जेआरएफ क्वालिफाई। ठीक है, हाँ जेआरएफ। चलिए, तो अब उम्मीद है कि अब क्लास यहाँ पे ब्रेक करते हैं, और हाँ, चलिए, कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं, तो चलिए यहाँ पे क्लास रोकते हैं। जस्ट 5 मिनट के अंतराल पे हम लोग जेएसओ की क्लास शुरू करेंगे, और ये पीडीएफ जो है ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें शेयर कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर से। ठीक है, बाकी जो पेंडिंग पीडीएफ है वो भी शेयर कर दिए जाएंगे, जो है आज ही रात में या कल दिन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दिस क्लास, गुड नाइट।